स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क। जो हमारे पास सर्किट्स हैं, नेटवर्क है, उनको एनालिसिस कैसे किया जाएगा, मतलब उसमें जो सर्किट पैरामीटर है लाइक वोल्टेज, करंट, पावर, उनको कैसे निकाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। बेसिकली दो टाइप होते हैं एनालिसिस के, एक को बोलते हैं नोडल एनालिसिस, दूसरे को बोलते हैं मेश एनालिसिस। ठीक है, मेश को लूप एनालिसिस भी कहा जाता है। तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं नोडल एनालिसिस। तो सबसे पहले इस जो लिखा हुआ है इसको समझने से पहले सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं एंड पहले इसको समझते हैं कैसे करना है, देन विल सी कि ये क्या लिखा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये आपके पास कोई सर्किट दिया हुआ है जहां पे ये I1 है, यहां V1 है, जो नहीं दिख रहा है हम लिख देते हैं, ये I1 है। ठीक है, नेक्स्ट ये I2 है, ये R2 से जा रहा है, ये I2। नेक्स्ट ये स्मॉल में I2 लिखा है बेटा, है तो हम इसको ना I12 बोल देते हैं, I12 है, ये भी I12 है। ओके, नेक्स्ट यहां पे ये जा रहा है, तो अच्छा स्मॉल कैपिटल का कहानी है तो ध्यान से देखना, थोड़ा बता ही देते। ये है कैपिटल I, ये है कैपिटल I2, जो सोर्स दिया है वो कैपिटल दिया है। ये है स्मॉल I2, ये है स्मॉल I2, ये है स्मॉल I1, ये है स्मॉल I3, इस तरह दिया हुआ है ना। ओके, नाउ हम लोग कैसे बताएंगे। चलो ये हमारे पास एक सर्किट हो कुछ इस टाइप का, हमें करना क्या है, इसका नोडल एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम इसमें नोड ढूंढिए कितने हैं। आपको बताए थे कि नोड क्या होता है, नोड जहां पे एटलीस्ट दो ब्रांच मिलते हैं नोड कहते हैं। जैसे ये एक करंट सोर्स है, यहां जाके मिल रहा है, तो ये एक नोड है। ठीक है, ये दो ब्रांच यहां से और ये यहां से, यहां एक नोड है, और नीचे ये सारे के सारे मिलके, यहां से लेके ये पूरे के पूरे मिलके एक नोड है। तो हमारे पास यहां तीन नोड है, ये यहां से ये पूरे के पूरे मिलके ना एक नोड है यहां पे नीचे। तो हमारे पास ये तीन नोड है एक्चुअली, एक यहां, एक यहां, एक यहां। इन तीनों नोड में से किसी एक नोड को हम लोग रेफरेंस नोड मानते हैं। कैसे बनाते हैं बता रहे हैं। इन तीनों नोड में से, तीन नोड है, किसी एक को रेफरेंस मान लो। तो जनरली नीचे वाले को रेफरेंस माना जाता है, तो नीचे वाले को रेफरेंस मान लो, और इसकी पोटेंशियल हो गई 0 वोल्ट। जो रेफरेंस होता है उसकी पोटेंशियल हो जाती है 0 वोल्ट। अब रेस्ट के नोड का ना नाम दे दीजिए, जो बच गया उस नोड का नाम दे दीजिए। और नोड में कौन नोड लेने हैं, तो प्रिंसिपल नोड लेने हैं, जिसको जंक्शन भी बोलते हैं। यानी कि कम से कम उसमें दो ब्रांच और एक्स्ट्रा होने चाहिए, एक ब्रांच वाला नहीं, कम से कम दो और ब्रांच, मतलब एटलीस्ट उस पे 3 ब्रांच मिलने चाहिए। इसलिए हमने ये लिया, हमने ये लिया, यहां पे भी 3 ब्रांच थे और नीचे में 3 ब्रांच है। तो कम से कम 3 ब्रांच वाले नोड लेने हैं, यानी कि जंक्शन लेना है, नोड नहीं लेना है, जिसको प्रिंसिपल नोड कहते हैं, है ना। आपको बता चुके हैं हम किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल नोड। जिसमें एटलीस्ट 2 ब्रांच मिलते हैं वो नोड लेने हैं, और एक्स्ट्रा 2, मतलब एक ब्रांच और दूसरा नहीं, 2 और, मतलब एटलीस्ट 3 ब्रांच मिलने चाहिए, उसको जंक्शन कहा जाता है। जैसे ट्रेन चलता है ना, तो अगर ये गए और यहां से आगे बढ़ गए तो इसको स्टेशन बोला जाता है, और ये गए यहां से आगे बढ़ गए और एक और यहां एटलीस्ट आ गया तो उसको जंक्शन बोला जाता है। तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ये। तो हमको जंक्शन लेना है, ना कि नोड लेना है। और उन जंक्शन में से, यानी प्रिंसिपल नोड्स में से, एक नोड को रेफरेंस नोड मान लेना है। तो हमने इसको रेफरेंस नोड मान लिया। रेस्ट के जो नोड बच गए उसका नेमिंग दे दीजिए। मान लीजिए ये हो गया V1, ये हो गया V2। ठीक है, तो हमने 2 नोड बच गया, दोनों को रेफरेंस मान दिया, दोनों का नाम दे दिया V1 एंड V2। बाबू अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो थोड़ा स्लो करके 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा क्या करना है। पहला स्टेप, सारे नोड को ढूंढिए जो प्रिंसिपल नोड है, यानी कि कम से कम 3 ब्रांच उसमें आ रहे हैं। उसमें से किसी एक ब्रांच को रेफरेंस मान लीजिए, जनरली नीचे वाले को रेफरेंस माना जाता है, दिखने में अच्छा लगता है या फिर कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है। इसका मेन लॉजिक ये है कि जहां ज्यादा ब्रांच मिलते हैं उसको माना जाता है रेफरेंस। करोगे तो समझ में आ जाएगा। हम इसको भी मान सकते हैं, इसको किसी को रेफरेंस मान सकते हो, और जिसको रेफरेंस मानोगे उसको 0 वोल्ट मान लो,
रेस्ट के जो ब्रांच जो नोड बच गए, जो प्रिंसिपल नोड बच गए, उनका नेमिंग कर दीजिए। जिसे यहां पे हमने V1 और V2 ले दिया। अब आप केसीएल लिखना शुरू करिए उस नोड पे जो नोड नॉन रेफरेंस है, मतलब इसको छोड़ के V1 और V2 पे केसीएल लिखिए। और केसीएल लिखना ही यहां मेन है। अप्लाई केसीएल एट नोड 1, ये मेन है बेटा, यहां केसीएल लिखना ही मेन है। याद रखोगे, नोड एनालिसिस में केसीएल लिखा जाता है। अप्लाई केसीएल एट नोड 1, तो पहला नोड पे केसीएल अप्लाई हम कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई केसीएल एट नोड 1, तो पहला नोड पे केसीएल। देखो, आप जब केसीएल अप्लाई करते हैं तो या तो सारे करंट जो इनकमिंग करंट है उसको पॉजिटिव ले सकते हो, या सारे इनकमिंग करंट को नेगेटिव ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर सारे इनकमिंग को नेगेटिव लोगे तो आउटगोइंग को पॉजिटिव लेना, आउटगोइंग को पॉजिटिव लोगे तो इनकमिंग को नेगेटिव लेना। हम आपको क्या सजेस्ट किए थे, आउटगोइंग को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। तो जो जो करंट यहां इनकमिंग होगा उसको नेगेटिव मानेंगे। ये कैपिटल I1 अंदर की तरफ जा रहा है, हम लोग क्या मानेंगे इसको, अंदर की तरफ तो नेगेटिव मानेंगे, -I1, -I1। इस नोड पे देख रहे हैं V1 पे ये करंट आया। दूसरा I2 जा रहा है, I2 जा रहा है तो I2 को बाहर जा रहा है तो I2 को I2 मान लीजिए, बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव मानोगे, प्लस स्मॉल I2, प्लस स्मॉल I2, ये बाहर जा रहा है तो प्लस स्मॉल I2। नेक्स्ट, कैपिटल I2 भी बाहर जा रहा है तो प्लस कैपिटल I2। नेक्स्ट, V1 ये नीचे की तरफ जा रहा है, I1 बाहर जा रहा है, I1 कहां जा रहा है, बाहर, देख रहे हो, तो इसको भी क्या मानोगे, पॉजिटिव, तो प्लस I1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो पहला काम आप कर दिए, आप केसीएल लिख दिए। दूसरा काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको लगाना है ओम्स लॉ। पहले केसीएल लिख दिए नोड 1 पे, अब लगाइए अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अप्लाई करिए। और ओम्स लॉ अप्लाई करके ये जो करंट सोर्स है उनको तो करंट सोर्स लिखोगे, रेस्ट को वोल्टेज के टर्म में लिखते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। पहला तो है -I1, तो -I1 लिख दीजिए, प्लस I2, I2 यहां का करंट है जो इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो कैसे लिखोगे, V1 -V2 बाई R2, यही है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है। और यहां क्या लिखा हुआ है, ये R2 लिखा हुआ है अंदर, तो V1 -V2 बाई R2, क्या लिख दिए V1 -V2 बाई R2, दूसरा करंट हो गया। नेक्स्ट, I2 तो सोर्स करंट है, कैपिटल I2 तो सोर्स करंट है, तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, I2 प्लस I1 कितना लिखोगे, तो V1 -0, V1 -0, ये 0 वोल्ट है, तो V1 -0 बाई R1, V1 -0 बाई R1 इक्वल टू 0। यहां से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा किसके टर्म में, I1 I2 आपको नोन होंगे V1 और V2 के टर्म में। ठीक है, यू विल गेट एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ V1 एंड V2, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब अप्लाई करते हैं इस पे V2 पे, सेम ये जो कंसेप्ट अप्लाई किया है सेम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। अप्लाई केसीएल एट नोड 2, दूसरे वाले नोड पे। चलिए देखिए, दूसरे वाले नोड पे पहला ऊपर से करंट आ रहा है -I2 आ रहा है, इसलिए -I2। ये करंट बाहर जा रहा है I3, तो V2 -0 बटा R3, V2 -0 बटा R3। सर क्यों लिखे वैसे, देखो ये V2 0 बटा R3 हो गया। अब मेन कहानी है बाबू, सुनोगे, या तो तुम इस करंट की डायरेक्शन ऐसे ही मान लो, तो कैसे लिख दोगे, ये करंट कैसे हो जाएगा तब, V1 -V2 बाई R2,
V1 माइनस V2 बाई R2, लेकिन वो माइनस के साथ लिखोगे, देखो ये माइनस के साथ लिखोगे क्योंकि करंट इंटर कर रहा है ना, यहाँ पे नोड 2 पे इंटर कर रहा है, तो माइनस V1 माइनस V2 बाई R1, यही होगा, देख लो, सॉरी R2 है, R1 नहीं है, R2 है। तो V1 माइनस V2, करंट इंटर कर रहा है तो नेगेटिव लिखोगे, नेगेटिव लिख दिया, करंट इंटर कर रहा है तो नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। चलो, और वैल्यू कितना हो गया, तो V1 माइनस V2 बाई R2, V1 माइनस V2 बाई R2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 3 ही ब्रांच था, 1 2 और 3, यहाँ पे 4 ब्रांच था तो 4 इक्वेशन आया था। अगेन अप्लाई, ओ भाई केसीएल अप्लाई नहीं किया मैंने, हमने डायरेक्ट ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया था, ऊपर लिख देते हैं अप्लाई केसीएल। अच्छा चलो फिर से लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं अप्लाई केसीएल, हमने डायरेक्ट ओम्स लॉ के साथ लिख दिया, एक्चुअली हमको आदत है डायरेक्ट आंसर लिख देने का, इसलिए ओके, तुम भी बाद में ऐसे ही लिख दोगे एक्चुअली। तो चलो यहां लिखते हैं हम लोग केसीएल, तो कितना हो जाएगा, I2 इनकमिंग है, कैपिटल I2, तो प्लस I2 हो जाएगा, सॉरी माइनस I2 हो जाएगा क्योंकि इनकमिंग है, बाहर में I3 जा रहा है तो प्लस I3 हो जाएगा, स्मॉल I3, नेक्स्ट माइनस I2 होगा क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा है स्मॉल I2, तो माइनस I2 इक्वल टू 0, हमने केसीएल लगा दिया। नाउ अप्लाई ओम्स लॉ, नाउ अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगाइए, अब ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या होगा, माइनस I2 प्लस I3 के बदले क्या लिखोगे, I3 के बदले क्या लिखोगे, V2 बाई R3, V2 बाई R3, तो ये हो गया V2 बाई R3। क्यों V2, क्योंकि V2 माइनस 0 है, तो V2 माइनस 0 R3, क्यों कैसे, ये V2 माइनस 0 बाई R3। I2 के बदले क्या लिखोगे, माइनस में तो है बट वैल्यू कितनी हो गई, तो V1 माइनस V2 बाई R2 माइनस V1 माइनस V2 बाई R2 इक्वल टू 0, V1 माइनस V2 इक्वल टू। अब यहां से मैं इसको कह दूं इक्वेशन नंबर 2, बाई सॉल्विंग 1 एंड 2 आपको क्या मिल जाएंगे, नोड वोल्टेज मिल जाएंगे, बाई सॉल्विंग, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, जब क्वेश्चन चलेगा तब वो समझ में आएगा। सॉल्विंग 1 एंड 2 we get V1 एंड V2, तो जो अननोन प्रिंसिपल नोड थे, रेफरेंस नोड को छोड़ के जो अननोन नॉन रेफरेंस नोड थे उसकी वोल्टेज मिल जाएगा। हेंस यू कैन कैलकुलेट, हेंस I1, I2 and I3 can be calculated. Can be calculated, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको वोल्टेज मिल जाएंगे V1 V2। तो ये प्रोसीजर होता है किसका, नोडल एनालिसिस का। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल नोड लेने होते हैं, उस प्रिंसिपल नोड में से एक रेफरेंस नोड लेना होता है, उस रेस्ट के रेफरेंस नोड को नंबर करना होता है, वहां पे हमें केसीएल लिखना होता है, ओम्स लॉ लिखना होता है, फिर जो इक्वेशंस मिलते हैं उनको सॉल्व करते हैं, हमें V1 V2 के टर्म में इक्वेशंस मिलते हैं और उन इक्वेशन से हम लोग वोल्टेज निकाल लेते हैं और फिर फर्दर करंट निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है किसका, नोडल एनालिसिस का। जैसे अब आइए पढ़िए क्या लिखा हुआ था पहला, नोडल एनालिसिस प्रोवाइड अ जनरल प्रोसीड्यूर टू एनालाइजिंग सर्किट यूजिंग नोड वोल्टेज एज ए सर्किट वेरिएबल। तो जो आपका सर्किट का वेरिएबल है वो यहाँ क्या है, नोड वोल्टेज है, V1 V2 जो ले रहे हो वो सर्किट वेरिएबल है। स्टेप क्या है, डिटरमाइन नोड वोल्टेज, क्या स्टेप है, पहले सेलेक्ट अ नोड एज ए रेफरेंस नोड, तो जो भी आपके नोड है प्रिंसिपल नोड से उसमें से एक रेफरेंस नोड मान लीजिए। असाइन वोल्टेज V1 V2 n-1 टू द रिमेनिंग n-1 नोड, तो जो रेस्ट के n-1 नोड बच गए, n नोड थे तो उसमें से जो n-1 बच गए उनके नंबर दे दीजिए 1 2 3 करके जिसे दिया हुआ था। एंड द वोल्टेज आर रेफर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड, ये जो वोल्टेज होता है वो जीरो के रिस्पेक्ट में मानते हैं हम लोग, ये वर्ड लिखा हुआ है कि जीरो के रिस्पेक्ट में मान लीजिए। नेक्स्ट, अप्लाई केसीएल एट ईच n-1 नॉन रेफरेंस नोड, बता चुके हैं कि जो रेस्ट के n-
n-1 नॉन रेफरेंस नोड है, उस पर आप केसीएल अप्लाई करिए एंड यूज ओम्स लॉ टू एक्सप्रेस द ब्रांच करंट इन टर्म ऑफ नोड वोल्टेज। तो नोड वोल्टेज के टर्म में जो करंट आ रहे हैं उन करंट को एक्सप्रेस करिए, देन सॉल्व द रिजल्टिंग simultaneous equations to obtain the unknown node voltage and unknown node current। तो ये पूरे प्रोसीड्यूर होते हैं किसके, नोडल एनालिसिस के। तो सबसे पहले आपको नोड मानने हैं, केसीएल लिखने हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, वोल्टेज निकालना है एंड उसको सॉल्व करना है। अब चलिए, तो ये तो पहला टाइप था जिसमें नोड वोल्टेज हमें निकालने होते हैं, जो नोडल एनालिसिस करने होते हैं। थोड़ा सा और एक पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन विल सी द क्वेश्चंस। लेट अस सी सम केसेस दैट इज रिलेटेड टू नोडल एनालिसिस। सब एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बाद में आएंगे, पहले मान के चलिए आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइदर वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। अगर वो वोल्टेज सोर्स रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है तब क्या होगा, और किसी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है तब क्या होगा। जैसे इस सर्किट को देखिए, जैसे इस सर्किट में हमारे पास कितने नोड है, तो हमारे पास नोड है, एक है ये नोड, एक है ये नोड, एक है ये नोड और एक है ये नीचे वाला नोड, ये पूरा नोड। तो हमारे पास तीन नोड है, चार नोड है यहां पे, जिसमें से एक नोड को तो रेफरेंस नोड मान लिया गया, तो ये हो गया 0 वोल्ट। रेस्ट के तीन नोड बच गए, तो इसको बोल दिए V1, इसको बोल दिए V2 और इसको बोल दिए V3। तो तीन जो नोड बच गए उसको बोल दिए V1, V2, V3। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक वोल्टेज सोर्स रेफरेंस और नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है और एक वोल्टेज सोर्स दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है। अब जाके हो जाता है दिक्कत। दिक्कत क्या है, ये तो पता है कि ये 0 वोल्ट है, समझ आएगा, ये तो पता है कि 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट है तो ये वोल्ट कितना हो गया, 10 वोल्ट, क्योंकि ये प्लस 10 है, इसका मतलब क्या, यहां से प्लस का 10 हुआ है, 0 से वोल्टेज में अप हुआ है 10 वोल्ट, तो ये वोल्ट कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो यानी कि अगर एक वोल्टेज सोर्स नॉन रेफरेंस नोड के बीच में और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है, तब तो जितना ये वोल्टेज लिखा हुआ है इतना ही वोल्टेज ये असाइन कर दीजिए, बड़ी सिंपली। लेकिन इसमें बताइए कि यहां 5 वोल्ट है, तो ये तो पता है कि ये V3 से V2 5 वोल्ट ज्यादा है, क्योंकि ये माइनस से प्लस जा रहा है, यहां इधर माइनस लिखा हुआ है और इधर प्लस लिखा हुआ है, ठीक, इधर यहां माइनस है और यहां ऊपर प्लस लिखा हुआ है, लाइक दिस। तो ये तो पता है कि इधर से V3 से V2 5 वोल्ट का ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है ये नहीं पता, मतलब कि ये V3 कितना है, V2 कितना है ये नहीं पता, बस ये पता है कि V3 से V2 5 वोल्ट ज्यादा है, क्योंकि ऊपर 5 वोल्ट लिखा है। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट ये कि अगर एक वोल्टेज सोर्स किसी रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है, तो उस नॉन रेफरेंस नोड का वोल्टेज यही कर दीजिए जितना ये वोल्टेज दिया हुआ है, सिंपल। लेकिन जब इस तरह कनेक्टेड है तो आपको पता ही नहीं है कि ये वोल्टेज क्या है, तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से एक ही नोड माना जाता है और उसको बोलते हैं सुपर नोड। इन दोनों को कंबाइंड रूप से एक ही नोड मानते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर नोड। तो यहां पे इसको बोल दिए सुपर नोड, ठीक है। और हम लोग अब केसीएल कितना पे लिखेंगे, तो इस नोड की वोल्टेज हमें पता चल गई, ये रेफरेंस है, इन दोनों को मिला के एक ही नोड बोलेंगे और उसको बोलेंगे सुपर नोड, वहीं पे केसीएल लिखेंगे। और लास्ट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर, तो ये V2 माइनस V3 इक्वल टू 5 वोल्ट, क्योंकि V2 हायर वोल्ट है, V3 लोअर वोल्ट है, तो V2 माइनस V3 इक्वल टू 5 वोल्ट लिख देंगे। तो ये होता है द कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड। कब होगा सुपर नोड, जब कोई वोल्टेज हो, डिपेंडेंट चाहे इंडिपेंडेंट, आइडियल, कहां कनेक्टेड है, किसी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है, तब उस दोनों को हम लोग बोलेंगे सुपर नोड। यहां पे इस केस में ये वोल्टेज डायरेक्ट हो जाएगा। थोड़ा क्या लिखा हुआ है ये पहले पढ़ लेते हैं, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, इफ अ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन द रेफरेंस नोड
and a non-reference node, we simply set the voltage at non-reference node equal to the voltage of the voltage source. यानी कि अगर एक वोल्टेज सोर्स रेफरेंस नॉन रेफरेंस के बीच में कनेक्टेड है तो सिंपली उस नॉन रेफरेंस नोड का वोल्टेज उतना ही सेट कर दीजिए जितना कि वोल्टेज सोर्स है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, अगर एक वोल्टेज सोर्स किसी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इफ अ वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इज कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड, दोनों नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है, देन द टू नॉन रेफरेंस नोड फॉर्म अ जनरलाइज नोड और सुपर नोड। तो उसको जनरलाइज नोड कहते हैं और सुपर नोड कहते हैं। एंड वी अप्लाई बोथ केवीएल एंड केसीएल एट दैट नोड। तो केवीएल भी लगाएंगे, केसीएल भी लगाएंगे। केवीएल कहां लगा, तो V2 माइनस V3 इक्वल टू 5, ये केवीएल हो गया और केसीएल तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे अ सुपर नोड फॉर्म बाय इनक्लोजिंग अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड एंड एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट। ठीक है, तो कोई भी अगर इसमें कोई एलिमेंट पैरेलल में होता ना तो उसका वोल्टेज तो उतना ही मान लेते। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको रखना है। मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा होता तब भी इसको क्या मानते, क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज वही होता, सेम होता पैरेलल में, तब भी उसको सुपर नोड में ही लेके जाते। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द सुपर नोड, द वोल्टेज सोर्स इनसाइड द सुपर नोड प्रोवाइड अ कांस्टेंट इक्वेशन नीड टू सॉल्व द नोड वोल्टेज। मतलब क्या, वो एक अलग से इक्वेशन बना के देगा। कौन इक्वेशन बना के देगा, जैसे यहाँ पे V2 माइनस V3 इक्वल टू 5, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बना के देगा जो हमें सॉल्व करने में हेल्प करेगा, जो हमें वैल्यूज निकालने में हेल्प करेगा। पहला बात। दूसरा, अ सुपर नोड हैज नो वोल्टेज ऑफ इट्स ओन। तो इसका कुछ वोल्टेज नहीं होता, एक वोल्टेज V2 का होता है, दूसरा वोल्टेज V3 का होता है। इस सुपर नोड का कोई वोल्टेज नहीं होता बेटा, सुपर नोड का कोई वोल्टेज नहीं होता। एक नोड वोल्टेज V2 का होता है, दूसरा वोल्टेज V3 का होता है, सुपर नोड का कोई वोल्टेज नहीं होता।